जय हिंद एवरीवन। काफी टाइम से बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आ रहे थे। जब मैंने काफी सारी चीजों को कवर करना स्टार्ट किया, अपनी पूरी सीडीएस की, यू नो 2015 से लेके 2018 की जो जर्नी है, उसके बारे में जब मैंने कवर करना स्टार्ट किया रील्स के थ्रू कि मैंने कैसे कैसे एग्जाम निकाले। हालांकि ये सब चीजें मैं पॉडकास्ट वगैरह में कवर कर चुका हूँ, लेकिन इसको मैं दोबारा से रेडियस रील्स के थ्रू थोड़ा सा क्विक वे में कवर कर रहा था। तो काफी सारे मेरे पास क्वेश्चंस आए कि सर 10 से 12 घंटे की जॉब के साथ में सीडीएस की प्रिपरेशन कैसे की जाए। ये काफी डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि सबके जॉब का नेचर होता है अलग अलग। कोई नाइट की शिफ्ट कर रहा है ना, उसका थोड़ा टाइमिंग अलग हो जाता है। कोई डे की शिफ्ट कर रहा है, कॉर्पोरेट में है, कोई ब्लू कॉलर जॉब में है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो और हैं जो आर्मी में वर्क कर रहे हैं, जो एयरफोर्स में है या फिर जो पुलिस वगैरह में है। तो इन सबके अलग अलग जॉब्स अलग अलग नेचर हो जाता है और उसके हिसाब से इनको बैलेंस करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, 10 से 12 घंटे की जॉब काफी ज्यादा होती है। और उसके साथ में अगर आप सीडीएस जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, देन इट विल बी वेरी वेरी एग्जॉस्टिंग। बहुत कुछ करना पड़ता है आपको। तो फिर मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई इसके लिए। ठीक है, एक स्ट्रैटेजी मैंने बनाई जो मैं उन लोगों को भी बताता हूँ, जो मैं आप लोगों को भी बताने जा रहा हूँ। और इसको आप फॉलो करेंगे अगर तकरीबन 100 डेज के लिए, तो आप सीडीएस क्लियर कर सकते हैं। 100 डेज किसके लिए? 100 डेज उन लोगों के लिए जो पहले एग्जाम दे चुके हैं, जिनके एग्जाम के बारे में अवेयरनेस है। और बाकी लोगों के लिए टाइम थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो चलिए बताता हूं मैं इसके बारे में आपको। सबसे पहला जो फैक्टर आता है वो आता है डू नॉट क्विट योर जॉब। ये आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है कि भाई हमें जो है नौकरी नहीं छोड़नी है। इसमें कौन सी चीज आती है सबसे पहले? इसमें आती है सबसे पहले सेल्फ डिपेंडेंसी। अक्सर क्या होता है ना कि हम सबसे पहले ये सोचते हैं कि भाई अगर हमें सीडीएस की प्रिपरेशन करनी है, तो भाई हम सबसे पहले अपनी नौकरी छोड़ दो। देखो, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये आपकी सिविल सर्विसेज का एग्जाम नहीं, जिसके लिए आपको 12 महीने देने पड़े या उससे ज्यादा टाइम देना पड़े। सीडीएस की जो एग्जाम है, इसके लिए आपको इतना ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो आप जॉब के साथ भी इसको क्लियर कर सकते हैं। बहुत लोग क्लियर करते हैं, लोग तो वैसे सिविल्स को भी जॉब के साथ क्लियर करते हैं। लेकिन अगेन मैं सीडीएस की जब बात करता हूं, तो मैं एक एवरेज कैंडिडेट को लेता हूं, मेरे जैसे एक एवरेज कैंडिडेट को लेता हूं, अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से सबको जज करता हूं, है ना। इसमें वीक भी आ जाते हैं, इसमें इंटेलिजेंट भी आ जाते हैं, सब आ जाते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर आता है सेल्फ डिपेंडेंसी। अगर आप जॉब छोड़ देंगे, तो भाई आपको आएंगे फाइनेंशियल इश्यूज। ठीक है, उसके लिए आप कहाँ रुक करेंगे? उसके लिए आप पेरेंट्स के पास जाएंगे। पैसे चाहिए होंगे तो सीधी सी बात है, पेरेंट्स के पास करेंगे। और पेरेंट्स फिर आपके ऊपर क्या करते हैं? थोड़ा सा क्या बोलते हैं, प्रेशर क्रिएट करते हैं, है ना। कब एग्जाम क्लियर होगा, कब नहीं होगा, ये वो बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर आप जॉब करते हैं, आपकी और भी एंट्रीज होती है, टेक्निकल एंट्रीज होती है, एनसीसी एंट्रीज होती हैं, तो भाई आना जाना, रहना, खाना पीना, प्रिपरेशन, अलग अलग कोर्सेज लेना, ये सब चीजें आपकी क्या हो जाती हैं, उसमें कवर हो जाती है। लेकिन वही जब आप पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, पहली बात तो ये कि भाई ग्रेजुएशन करने के बाद में पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होना ही नहीं चाहिए। मैंने जब ग्रेजुएशन अपनी स्टार्ट की थी 2012 में, तो मैंने साथ में क्या किया था, तब मैंने साथ में होम ट्यूशंस देने स्टार्ट कर दिए थे। ज्यादा नहीं मिलता था, महीने के 3-4 हजार रुपए मिल जाते थे। उससे काफी कुछ चीजें कवर हो जाती थी। ठीक है, तो ये चीजें आप भी कर सकते हो। आजकल तो इंटरनेट है, बहुत सारे फ्रीलांसिंग काम भी आ जाते हैं आपके पास में, आप कर सकते हो। तो ये पहले आपको डिटरमाइन करना है, पहले आपको ये सोचना है, समझना है कि भाई जॉब नहीं छोड़नी। जॉब छोड़ेंगे तो आपकी सेल्फ डिपेंडेंसी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। ठीक है, आप डिपेंडेंट रहेंगे अपने पेरेंट्स के लिए और फिर वहां से प्रेशर क्रिएट होगा। और फिर आप क्या करेंगे? आप हेस्टी डिसीजंस लेंगे। आप जल्दबाजी में क्या करेंगे? कुछ भी करेंगे आप, हर तरह के हाथ पैर मारेंगे, जो कि एडवाइजेबल नहीं है। देखो क्या होता है ना कि जब हम जॉब में होते हैं, तो आपके पास प्रोज क्या होते हैं? जॉब में होने से आपका पब्लिक इंटरेक्शन बढ़ता है। आप अलग अलग सिनेरियोज में खुद को पाते हैं। आप अपने सीनियर्स के साथ में बात कर रहे हैं, उनके साथ कैसे डील करना है। ठीक है, आपके जो पीयर्स हैं, आपके जो कलीग्स हैं, उनके साथ कैसे डील करना है। आपको अपोजिट सेक्स के जो लोग हैं, उनके साथ कैसे डील करना है। अथॉरिटी के साथ में आप कैसे डील कर रहे हैं। काफी सारी चैलेंजिंग आपके पास में सिचुएशंस आ जाती है ना, एस्केलेशंस हो जाते हैं। काफी स्ट्रेस वाली चीजें हैं। और जो प्रेशर है उसको आप कैसे हैंडल करते हैं। ये सब आपकी पब्लिक इंटरेक्शन के लिए, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ना। मैं बात जब सीडीएस की करता हूं, तो मैं सिर्फ सीडीएस की ही बात नहीं करता कि सिर्फ सीडीएस की बात हो रही है। सीडीएस के साथ में आपका एसएसबी भी आ ही जाता है, क्योंकि अल्टीमेट गोल हमारा एसएसबी भी होता
है ना? तो आप सिर्फ सीडीएस की बात करेंगे, एसएसबी की बात नहीं करेंगे, तो वो गलत होगा। अगर हम सीडीएस क्लियर करके बैठ गए, एसएसबी का हमने कुछ नहीं किया, तो फिर हमारा पूरा सीडीएस क्लियर करना क्या है? वेस्ट है। तो जिस मोमेंट से आपने सीडीएस के बारे में सोचना स्टार्ट किया है, उसी मोमेंट से आपको एसएसबी क्लियर करने के बारे में भी स्ट्रेटेजी बना लेनी चाहिए। तो एसएसबी इज ऑल अबाउट योर पर्सनैलिटी अवेयरनेस। पर्सनैलिटी कैसी है आपकी? ये पर्सनैलिटी अवेयरनेस आपको एक चैलेंजिंग सिचुएशन में आके मिलती है। अब चाहे आप हो सकता है मास्टर्स भी कर रहे हो, है ना? मास्टर्स भी इसमें मैं इंक्लूड कर लेता हूँ आपके ये 10 से 12 घंटे वाले जॉब में। ठीक है, इसमें मैं जो आपकी नॉर्मल जॉब्स है उनको भी इंट्रोड्यूस इंक्लूड कर ले रहा हूँ। तो भाई आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपकी साइक को इंप्रूव करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे समझना है, कैसे सोचना है, आप ना एक मैच्योर वे में डिसीजन मेकिंग करते हो। डिसीजन मेकिंग आप सबको पता है, डिसीजन मेकिंग आपकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट OLQ है, ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी है ना? तो डिसीजन मेकिंग आपकी बहुत अच्छे से इंप्रूव होती है। ये सारी सिचुएशंस है ना, इन सारी सिचुएशंस में आपके अलग अलग सिनेरियो बनते हैं, आप सोचना समझना स्टार्ट करते हो, आपके जो रिस्पॉन्सेज होते हैं, आपको जो स्टिमुलस होता है वो काफी सध जाता है, वो काफी बैलेंस्ड होता है ना? आप हर चीज को नपातुला आंसर देते हैं, सोच समझ के आंसर देते हैं, सीनियर्स को क्या जवाब देना है, अपने साथ वाले कोलीग्स को कैसे हैंडल करना है, अपोजिट सेक्स को या रिलेशनशिप्स को कैसे हैंडल करना है, पेरेंट्स को कैसे करना है, चैलेंजिंग और स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में आपको क्या करना है ना? तो आप क्या रहेंगे? आप एक काम माइंडेड पर्सन बन जाते हैं। आप फिर क्या करते हैं? जल्दबाजी में इधर उधर नहीं भागते। तो ये सारे फैक्टर्स इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है एसएसबी प्लान बी। जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की 2015 में मैंने पहला सीडीएस दिया था। ठीक है, एलिजिबल वाला बात कर रहा हूँ। वैसे तो 2014 में दिया था सेकंड ईयर में, लेकिन 2015 का जो सेकंड सीडीएस था उस टाइम में फाइनल ईयर में था मैं। आई वाज एलिजिबल फॉर एसएसबी आल्सो। तो मैंने दिया, और उसके बाद मैंने खुद को एक साल दिया कि मैं कोई जॉब नहीं करूंगा, मैं सिर्फ सीडीएस और एसएसबी की प्रिपरेशन करूंगा और मैं एसएसबी निकाल लूंगा, ऐसा मेरा मानना था। क्योंकि मेरा जो फर्स्ट सीडीएस सॉरी एसएसबी का अटेम्प्ट था फैब 2016 में था, कॉन्फ्रेंस आउट था। उसके बाद जो मेरा दूसरा अटेम्प्ट था वो मई में था, 2016 में ही। ये मेरा अक्टूबर वाला जो सीडीएस था उसका था। तो भाई वो भी कॉन्फ्रेंस आउट था। तो मुझे लगने लगा था कि आई वॉज वेरी नियर, मैं रिकमेंडेशन मिलने के बहुत पास हूं, बस थोड़ा सा मेहनत मुझे बढ़ानी पड़ेगी और मैं जो हूं कर लूंगा। तो भाई अगस्त में फिर क्या किया? अगस्त में मैं गया ऑलिव ग्रीन्स, चंडीगढ़, वहां कोचिंग के लिए। ठीक है कि भाई अब 2 अटेम्प्ट हो चुके हैं मेरे, मुझे चीजें समझ में नहीं आ रही थी कि वेयर आई वाज गोइंग रॉन्ग, तो मुझे अब किसी मेंटरशिप में जाना चाहिए। हालांकि ऑलिव ग्रीन वाज गुड, लेकिन मैंने उसका जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है वो नहीं किया, मेरी पर्सनैलिटी की वजह से। ठीक है, चीजों को सीरियस नहीं लेता था। तो वो भी मैंने अपने पॉडकास्ट में कवर किया है, आप स्पॉटिफाई पे सुन सकते हैं कि वेयर आई वेंट रॉन्ग इन दैट। ठीक है, तो वो चीजें आप सुधार सकते हो, दूसरे की गलतियों से सीखो, ज्यादा बेटर रहता है। तो भाई मेरे पास कोई प्लान बी नहीं था, मैं ये सोच के बैठा था कि भाई एक साल के अंदर तो मैं रिकमेंड हो ही जाऊंगा और मैं एकेडमी ज्वाइन कर ही लूंगा। तो मैं ये सोच के बैठा था, है ना? तो ये आपको नहीं सोचना है, ये थिंकिंग नहीं रखनी है। होता क्या है कि जो एसेसर्स होते हैं ना, अब चीजें थोड़ी बदल गई हैं। अगर आप सिर्फ एक प्लान ए आपने क्या रखा है, प्लान ए आपने रखा है कि भाई हम तो सिर्फ एसएसबी ही देंगे, हमारे पास टैक एंट्रीज हैं, हमारे पास एनसीसी एंट्रीज हैं, हमारे पास सीडीएस है, हमारे पास एफ कैट है, वगैरह वगैरह, तो ये वाली चीजें हैं, तो हम बैक टू बैक एसएसबी ही देते रहेंगे। ये गलत है। गलत कैसे है? एसएसबी के बारे में आप लोगों को पता है, ये चीज बिल्कुल भी प्रिडिक्टेबल नहीं है। फिल्ट्रेशन बहुत तगड़ा होता है। आपका जो फिल्ट्रेशन है वो कहां कहां होता है, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला तो रिटन एग्जाम में ही हो सकता है, किसी वजह से आप रिटन एग्जाम में क्लियर ना कर पाए। हो सकता है कि भाई आप स्क्रीन आउट हो जाएं, हो सकता है आप कॉन्फ्रेंस आउट हो जाएं, हो सकता है कि भाई मेडिकल्स में आपको जो है परमानेंट रिजेक्शन मिल जाए किसी चीज के लिए, या फिर आपको टेम्परेरी रिजेक्शन मिल जाए लेकिन उसका टाइम लिमिट ज्यादा हो, या फिर आप मेरिट आउट हो जाएं। ये सब जब होता है ना, तो आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ता है ना? आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हुआ? वो हुआ 0। डिस्टेंस आपने बहुत कवर किया है लेकिन डिस्प्लेसमेंट है 0, क्योंकि जहां से आपने स्टार्ट किया था वहीं पर आप वापस पहुंच चुके। ये एडवाइजेबल नहीं है। अब एसएसएस क्या सोचते हैं? एसएसएस सोचते हैं कि भाई ये बंदा है डेस्परेट, इसकी जो कैपेबिलिटीज हैं वो है बहुत कम। क्यों है कम? क्योंकि 3 या 4 साल की जो भी इसने पढ़ाई की है, उस पढ़ाई के बेसिस पे ये एक जॉब ले पाने में असमर्थ है, ये जॉब ही नहीं ले पा रहा, है ना?
ये बंदे को जॉब का या नहीं ले पा रहा। अब देखो, पहली चीज तो ये आती है जॉब नहीं ले पा रहा, जॉब नहीं ले पा रहा तो मतलब भाई इनकैपेबल है ना। अब दूसरी चीज, अगर लेना नहीं चाह रहा है जॉब तो मतलब ये 3 से 4 साल उसने क्या किए हैं, बर्बाद किए। कहाँ बर्बाद किए हैं? एक ऐसी फील्ड में जिसमें काम करने को लेके उसके पास कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब भाई कोई इंटरेस्ट नहीं है आपको इस फील्ड में काम करने का, तो 3 से 4 साल आपने इसकी पढ़ाई कैसे कर ली? आपने उस पर क्या लर्निंग की? अगर आप 3 से 4 साल आपने किसी जगह दिए हैं और आप फिर उससे पैसे भी नहीं बना पा रहे हैं, जॉब भी नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर इट वॉज अ टोटल वेस्ट। तो मतलब आपकी जो डिसीजन मेकिंग है वो बर्बाद थी। आपने क्या सोचा, क्या समझा? क्वेश्चंस आते हैं ना कि भाई आपने 10th के बाद में पीसीएम क्यों लिया, आपने 12th के बाद में इंजीनियरिंग क्यों चूज की, या फिर जो भी है ना, आपने अलग अलग एग्जाम्स क्यों दिए, आपने एनडी क्यों दिया, आपने एनसीसी क्यों ली। हर चीज में एसएसबी में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जैसा मैंने बताया, मैं सीडीएस प्लस एसएसबी दोनों को एक ही करके देखता हूं, है ना। तो भाई दोनों को आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो भाई ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि भाई क्यों हमने ऐसा किया। तो भाई अगर आप नहीं करोगे तो वही चीज आ जाएगी कि भाई आपका कोई सॉलिड प्लान भी नहीं है। आप डेस्परेट हो इस जॉब के लिए, और जॉब के लिए डेस्परेट नहीं होना है। आपको ये दिखना चाहिए कि भाई मैं ये नहीं तो दूसरी जॉब, मेरे पास इतनी कैपेबिलिटीज हैं, है ना। मैं इतना सक्षम हूं कि मैं अगर आर्मी में नहीं जाऊंगा तो मैं कहीं और एक्सेल करूंगा। मैं मुझे भी पहले ये लगता था कि भाई आर्मी के अलावा कुछ नहीं, लेकिन विद टाइम मुझे समझ में आया कि मुझे और चीजें करनी चाहिए। तो फिर मैंने फिर कैट के लिए बैठा, एमबीए क्लियर किया ना, वर्किंग इन आईटी, और लेकिन अपनी फील्ड में टच में भी, है ना। मैं सीटीएस के लिए बच्चों को गाइड करता हूँ, पढ़ाता हूँ, दिस इज माई पैशन, और मैं दोनों चीजें बैलेंस कर रहा हूँ। तो भाई आपको तो प्रिपरेशन करनी है, आप वो भी कर सकते, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं आइडियल टाइम के लिए। आइडियल टाइम की मैं बात कर रहा था कि भाई आइडियल टाइम कितना होना चाहिए। जो आपके फ्रेशर्स होते हैं उनके लिए आइडियल टाइम अलग होता है। उनके लिए आइडियल टाइम मैं मानता हूं कि भाई 90 to 100 डेज। लेकिन कौन से फ्रेशर्स? जो भाई सिर्फ आपकी सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। अब दूसरे आ जाते हैं आपके रिपीटर्स। ऐसे रिपीटर्स जो एक दो बार एग्जाम दे चुके हैं और वो भी क्या कर रहे हैं, वो भी सिर्फ सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इनके लिए टाइम कितना होना चाहिए? इनके लिए मेरे ख्याल से 30 से लेकर 50 दिन जो रहते हैं आर सफिशिएंट। अब हम उन फ्रेशर्स की बात करते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, जो ऑफिस में काम करते हैं, वही 10 से 12 घंटे वाला। इनके और इनके बेसिक्स जो है वो सॉलिड नहीं, इनको नहीं पता एग्जाम के बारे में, एग्जाम को लेकर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अप्रोच नहीं है, स्ट्रेटेजी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हमें नहीं पता। बस हमने एकदम से सीडीएस पर हमने सोचा और हम सीडीएस के क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो इनको तकरीबन चाहिए आपके 6 मंथ्स, 5 से 6 महीने। 5 से 6 महीने क्यों? क्योंकि देखो ये जो लोग है ना, ये आपका दिन में कितना टाइम दे सकते हैं? अपना दिन का 10 से 12 घंटा आराम से दे सकते प्रिपरेशन के लिए, लेकिन आप सिर्फ दिन का 2 से 3 घंटे दे सकते। और 2 से 3 घंटे में आप अगर सोच रहे 30 से 50 दिन में या फिर 9 से 90 से 100 दिन में करना चाहें तो आपको मुश्किलें आएंगी। क्यों? क्योंकि यूपीएससी ने सीडीएस का लेवल जो है वो बढ़ा दिया है। मैथ्स का लेवल भी बढ़ रहा है, जीके का लेवल भी बढ़ रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चंस कम आ रहे हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो भाई 5 से 6 महीने का आपको एक लिमिट लेके चलना। और यही अगर आप रिपीटर्स हैं, है ना, आपने 2 3 बार सीडीएस देख लिया है, आपको सीडीएस के बारे में नॉलेज है, आपको पता है आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, आपकी अप्रोच क्या है, तो यहां पर आपको वही लगेंगे। फिर आप यहां पर आप 2 महीने काउंट करके चलो। 2 महीने अगर आप 3 4 घंटे डेली देते हो, 2 3 घंटे डेली देते हो, तो आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो। हम बात कर रहे हैं ऐसे लोगों की जो बिल्कुल भी बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं चीजों को, जिनको समझ नहीं आ रहा है कि हम कैसे करें, ठीक है। तो नंबर ऑफ डेज हमने डिटरमाइन कर लिए। तो इसमें एक चीज ऐड करूंगा मैं, वो चीज ऐड करूंगा कि जो अपकमिंग सीडीएस 1 2024 का बैच है ना, वो हमारा अक्टूबर से स्टार्ट है, 3rd अक्टूबर से। ये उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेटर है जो एकदम बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि भाई अक्टूबर से लेके दिसंबर तक आपका फर्स्ट फेज चलेगा प्रिपरेशन का। उसके बाद में जनवरी से लेके मार्च तक आपका जो बैच 2 स्टार्ट होगा। जनवरी से लेके मार्च तक आपके पास टाइम होगा कि आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज कर लें, और 1 अप्रैल से आपके दोनों बैचेस क्या है, मर्ज हो जाएंगे, और 20 अप्रैल को आपका है एग्जाम। तो आपके पास में 3 महीने क्या है, 3 महीने आपके पास एक्स्ट्रा है प्रिपरेशन करने के लिए। अगर आप बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आपकी जॉब बहुत टायरिंग है, एग्जॉस्टिंग है, तो आप अभी से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि हमारे पास है रिकॉर्डेड लेक्चर्स जिसको आप एनी टाइम एनी वेयर एनी नंबर ऑफ टाइम्स क्या कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और व्हाट्सएप पे आप क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप पे आप कितनी बार भी कभी भी क्वेश्चंस पूछिए। चलो,
अब आती है, आपको डिवाइड करना है अपने डे को आप अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। सबसे पहले आता है प्रायर टू डे, प्रायर टू वर्क। अब मैं ये असूम करके चलता हूं कि भाई आपकी जो जॉब है वो सुबह 10 से लेके शाम को 6 बजे तक, या फिर हो सकता है शाम की आपकी 7 बजे तक। तो ये आपका प्रायर टू वर्क वाले की बात करते हैं। प्रायर टू वर्क में हम ये समझ लीजिए कि आप उठते हैं सुबह कितने बजे, 6 बजे मान लेते हैं। अच्छा, 6 बजे आपका दिन स्टार्ट हुआ। अब आपको क्या करना है, तकरीबन 45 मिनट्स, 30 से लेके 45 मिनट्स आपको कहाँ स्पेंड करने हैं, वो आपको करने हैं फिजिकल्स। बाहर निकलिए, चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंड हो, लक्ष्य का गाना लगाइए और निकल जाइए। ठीक है, फिजिकल एक्सरसाइज करनी है भाई। देखो, आपका तन मन धन आपका स्वस्थ रहेगा, तभी आप अच्छे से क्या कर पाएंगे, अच्छे से आप प्रिपरेशन कर पाएंगे। मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी है, मेंटल वेलबींग बहुत ज्यादा जरूरी है। सुबह उठ के आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा आपको एक्सरसाइज करनी, चाहे आप जिम जाते हो तो आप जिम जाइए, अगर आप रनिंग करते हैं तो रनिंग कीजिए, प्लायोमेट्रिक्स करते हैं तो वो कीजिए। कुछ भी करना है, लेकिन भाई आप पसीना निकालिए, पसीना निकालिए, आपका दिमाग एकदम एक्टिव हो जाए, है ना। तो भाई अगर आप 6 बजे उठते हैं तो फिर आपके पास 7 से लेकर 9 बजे तक का टाइम, 7 से लेकर 9 बजे तक आप क्या कर रहे हैं, 7 से लेकर 9 बजे तक आपके पास आते हैं 2 घंटे। इन 2 घंटे में आपको क्या करना है, इन 2 घंटे में आपको सब्जेक्ट्स पकड़ लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने जीके उठाया, अब मैं ये नहीं बोला कि जेके उठाओ, आप मैथ्स भी ले सकते हो और इंग्लिश भी ले सकते हो। मेरी पर्सनल प्रेफरेंस जीके थी, मुझे सुबह जीके पढ़ना अच्छा लगता था और रात में मैथ्स करना अच्छा लगता था। कई लोगों को क्या है, कई लोगों को भाई मैथ्स सुबह करना अच्छा लगता है, तो अपनी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस के बारे में बात कही जा रही है। तो जीके में भी आपने क्या किया, जीके में भी आपने इनको 2 घंटे के 2 टाइम पीरियड्स में डिवाइड कर लिया। इसमें आपने पॉलिटी कवर कर लिया, इसमें आपने जियो कवर कर लिया। पॉलिटी खत्म हुई तो आपने हिस्ट्री कवर कर ली, हिस्ट्री खत्म या ज्योग्राफी खत्म हुई तो आपने साइंस स्टार्ट कर दी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। और फिर जब हिस्ट्री खत्म हुई तो आपने इकोनॉमिक्स, और यहाँ पर तो बाकी रिवीजन चल ही रहा है। तो ये आपका था प्रायर टू वर्क, कि भाई आपने काम के दौरान, काम से पहले क्या किया है। अब अगर आपका वर्क फ्रॉम होम है तो और अच्छी बात है, फिर तो आप इसको 1.5 आवर, 1.5 आवर कर सकते हो। लेकिन अगर आपका क्या बोलते हैं, कम्यूट करना है ना। अगर हम कम्यूट में टाइम दे रहे हैं, कम्यूट में हम समझ लीजिए 1 से 1.5 घंटा हम टाइम दे सकते हैं। कम्यूट में अगर आप टाइम दे रहे हैं तो कम्यूट में करने के लिए आपके पास क्या है, सबसे पहली चीज आ जाती है नोट्स। फिजिकल नोट्स जो है प्रिंट आउट कीजिए, उनका प्रिंट आउट निकालिए और फिजिकल नोट्स के थ्रू जाइए। अगर आप बस से ट्रेवल करते हैं, मेट्रो से ट्रेवल करते हैं, किसी से भी कर रहे हैं, बाइक वगैरह से अलग चीज हो जाती है, तब आपका टाइम नहीं रहेगा। लेकिन बस, मेट्रो, ऐसी किसी भी साधन से अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो नोट्स, करंट अफेयर्स आप रिवाइज कर सकते हो। करंट अफेयर्स, डिफेंस उस्ताद के जो मंथली करंट अफेयर्स रिलीज होते हैं, कहां पर रिलीज होते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल्स पे। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल्स पे आप उनको अवेल कर सकते हो और इनका रिवीजन कीजिए। इनका तो आप रिवीजन करते ही जाइए, जितनी बार करोगे ना उतना बढ़िया है। दिमाग में जितनी बार इंफॉर्मेशन जाएगी उतना ही अच्छा है। ठीक है, तो कम्यूट के दौरान पहली चीज आप ये कर सकते हो। दूसरी चीज आती है आपकी रिकॉर्डेड लेक्चर्स वाली, है ना। अगर हम ऐसी सिचुएशन में हैं, हम इतने ज्यादा क्रैम्प अप होके ट्रेवल करते हैं कि भाई हम नोट्स वगैरह निकाल के नहीं पढ़ सकते, या बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होता है, तो भाई हेडफोन्स लगाइए, गाने सुनने की जगह रिकॉर्डेड लेक्चर सुनिए। आप या तो उनको देख भी सकते हो, अगर देख नहीं पा रहे हो तो सिंपल उनको सुनिए, लिसन टू दैम, आंखें बंद करके सुनिए। काफी सारी चीजें दिमाग में जाएंगी, है ना। लेट दैम सिंक इन, काफी कंसेप्ट दिमाग में जाएंगे। तो ये दो तीन प्रोडक्टिव चीजें हो जाती है जो आप प्रायर टू वर्क कर सकते हैं। अब ड्यूरिंग वर्क क्या होता है, ड्यूरिंग वर्क आप जो मुझे टाइम फ्री दिखाई देता है वो होता है लंच आवर। वैसे तो काम के बीच में भी काफी ज्यादा टाइम होता है, हम पूरे टाइम प्रोडक्टिव नहीं रहते हैं, हम सबको पता है, खासकर अगर हम कॉर्पोरेट में, आईटी वगैरह में है। लेकिन नजर बचा के पढ़ना काफी मुश्किल हो जाता है, तो मैं लंच आवर को डिवोट करता हूँ। जितनी भी गॉसिपिंग है, जितनी भी आपको बकैती करनी है, वो सब आप अपने काम के दौरान कर लो। ठीक है, लंच आवर में क्या करना है कि भाई जल्दी से हमने अपना लंच खत्म किया और हमने क्या किया, आधा घंटा निकाला। ये आधा घंटा हमने गॉसिपिंग करने की जगह हमने या तो वही वीडियो लेक्चर्स जो है उनको देखा, या फिर जो भी हमारे नोट्स हैं और जो भी हमारे करंट अफेयर्स हैं, इनका हमने क्या किया, इनका हमने रिवीजन किया, है ना। ये कर सकते हो। और अगर आप कहीं से क्वेश्चंस करते हो, मॉक्स वगैरह करते हो, तो बहुत सारी एप्लीकेशंस आती है, आप वहां पे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक, तो मेरे ख्याल से वीडियो लेक्चर्स तो आपको आजकल मैक्सिमम जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अवेलेबल कराई देते हैं। इवन डिफेंस उस्ताद में, इवन का मतलब कि मतलब वी आर अ स्मॉल ग्रुप
तो हम लोग भी वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल कराते हैं एनी टाइम एनीवेयर। ठीक है, आप क्लास मिस कर रहे हो कोई बात नहीं, आप बाद में देख सकते हो, फॉलो अप कर सकते हो, कितनी बार भी देखिए, कहीं भी देखिए, रिपीट करके देखिए, है ना। व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन पूछ लीजिए, 2-4 घंटे में जवाब मिल ही जाएगा आपको, अच्छे से सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो काम के दौरान आप इस तरीके से टाइम स्टील कर सकते हो। अब बात आती है पोस्ट वर्क की, तो पोस्ट वर्क आपका स्टार्ट हो जाता है पहला कम्यूट से, है ना। कम्यूट से ही स्टार्ट होता है, और फिर दूसरा जो उसका टाइम आता है वो आता है आपका आफ्टर डिनर। कम्यूट के दौरान वही चीजें जो मैंने आपको बताई थी, नोट्स प्लस आपका लेक्चर्स। हो सकता है कि आप कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहे तो आप इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो भी देख सकते हैं, कुछ और एजुकेशनल वीडियो भी देख सकते हैं, या फिर कुछ भी इंटरटेनिंग आपको लगता है तो वो भी देख सकते हैं। डेली का फॉलो करने का नहीं है कि डेली फॉलो करना है कर सकते हो। लेकिन अब मान लीजिए आप 7 बजे तक घर पे आ गए, या फिर 8 बजे तक आप घर पे आ गए, ठीक है। उसके बाद आपने 1 घंटा क्या किया, आपने डिनर वगैरह किया, अपने घर वालों के साथ में उठे बैठे, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि भाई 10 बजे आप टोटल फ्री हो चुके हैं, है ना। आपने 10 बजे तक अपना सोशल मीडिया भी हो सकता है स्क्रॉल कर लिया थोड़ा बहुत। 10 से लेके 12 बजे तक का जो टाइम है ना, वो आपका फिर से 2 घंटे बचते हैं। इन 2 घंटे में आप क्या कर सकते हो, इन 2 घंटे में आप इंग्लिश उठा सकते हो 1 घंटा, आईएमए के लिए कर रहे हो तो आप मैथ्स उठा सकते हो, है ना, 1 घंटा। तो भाई ये आपका एक शेड्यूल होना चाहिए। और फिर सोने से पहले हमने क्या किया, हमने 10 से 15 मिनट अपना सोशल मीडिया का जो स्क्रॉल किया वो कर लिया। ज्यादा नहीं करना भाई, सोशल मीडिया थोड़ा सा लिमिटेड रहना चाहिए, जरूर से ज्यादा भी नहीं। ऑनलाइन डिबेट्स वगैरह में मत फंसना, कमेंट बाजी में मत फंसना, बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद। फिर आता है वीकेंड एंड हॉलीडेज। अब वीकेंड और हॉलीडेज पे जो हमारा शेड्यूल होगा ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा। जो नॉर्मल शेड्यूल है हम उसको फॉलो नहीं करेंगे वीकेंड और हॉलीडेज के, इसको थोड़ा सा हम अलग करेंगे। हॉलीडेज के बारे में पहले से पता होता है, इस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, अपने सिलेबस को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, उनको और अच्छी तरह से कवर कर सकते हैं। और वीकेंड की बात की जाए तो वीकेंड की प्लानिंग आपके पास पहले ही होनी चाहिए। वीकेंड में क्या होना चाहिए, आपने वीक के दौरान जो भी चीजें कवर की हैं आप उनका पहली बात तो रिवीजन करिए, है ना। अगर हम रिवीजन नहीं करेंगे तो भाई हम भूल जाए, तो रिवीजन करिए। और दूसरी चीज क्वेश्चन सॉल्विंग होनी चाहिए, उससे रिलेशन में जो भी आपके क्वेश्चंस होने चाहिए वो आप ढूंढिए। अलग अलग सोर्सेज हैं, मैंने भी बहुत सारे क्वेश्चंस डाले हुए यूट्यूब पे, और टेलीग्राम पे भी जल्दी फिर से क्वेश्चंस डालने स्टार्ट हो जाएंगे। तो वहां से भी आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग अपनी बढ़ा सकते हैं। होता क्या है, हमने मान लीजिए कोई चैप्टर पढ़ा, उसमें इतना सारा नॉलेज, अब इस पॉइंट से आपका एक क्वेश्चन आ गया, उस क्वेश्चन में कुछ फैक्ट्स दे रखे हैं, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3। स्टेटमेंट आपका जो 1 है वो यहां से आया, 2 यहां से आया, 3 यहां से आया, और फिर 3-4 इसके ऑप्शन है। अब हमें क्या करना है, हमें तीनों को समझना है। स्टेटमेंट 1 आपका यहां से कनेक्ट कर रहा है, 2 आपका यहां से कनेक्ट कर रहा है, 3 आपका यहां से कनेक्ट करना है। तो भाई जब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, अटेम्प्ट किया, स्टेटमेंट 1 के बारे में पता है लेकिन 2-3 के बारे में हमें नहीं पता है, तो जब हमने इसको गलत कर दिया या सही कर दिया, हमने इसको रिविजिट किया अपने नोट्स में, अपने लेक्चर्स में, और हमने ये कंसेप्ट फिर से समझे, है ना। तो ये टाइम टेकिंग है, एग्जॉस्टिंग है, लेकिन ये वर्थ इट है, ये करना है। आप ये करोगे, एग्जाम क्लियर हो जाएगा। आपने फिर से उसको फॉलो किया, और आपने इसी तरीके से उन क्वेश्चन को फॉलो करना स्टार्ट किया टॉपिक वाइज, और आप देखोगे कि आपकी जो ग्रेस्पिंग पावर है वो बढ़ती जा रही है। आप चीजों को और अच्छे से समझ रहे हो, आप चीजों को और अच्छे से प्रोसेस कर पा रहे हो, आप चीजों को आराम से रिकलेक्ट कर पा रहे हो। हम पूरी यूपीएससी का जो सिलेबस है ना उसको याद नहीं कर सकते भाई, उसको याद करना भी नहीं है। हमें क्या करना होता है, ये हमारा अगर दिमाग है ना, ये अगर हमारा दिमाग है, हम जो भी पढ़ते जा रहे हैं वो हमारे दिमाग के एक कोने में बैठता जा रहा है। हमें उसको याद नहीं करना है कि भाई हम पूरा याद कर नहीं कर पाओगे। आपको क्या करना है कि भाई क्वेश्चन हमारी आंखों के सामने आ रहा है, तो भाई वो इंफॉर्मेशन तुरंत निकल के हमें याद आ जाए, हमें इतना करना है। इसके लिए आपको रिवीजन मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन सॉल्विंग बढ़ानी पड़ेगी, तभी हो पाएगा, है ना। तो प्लानिंग आपको क्या है, पहले से करनी पड़ेगी। अब कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर की बात करते हैं कि जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो सीडीएस आपका डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। इसमें पहले आता है आपका डेडिकेशन। डेडिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। डेडिकेशन आपको एग्जाम क्लियर करवाएगा। बहुत लोग होते हैं जो प्रिपरेशन क्या करते हैं, स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन फिर बीच में क्या कर देते हैं, बीच में गिव अप कर देते हैं। क्यों? क्योंकि थक जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चीजें बहुत कंफ्यूजिंग लगती है, या फिर हो सकता है कि उनको गाइडेंस जो है वो उनकी गलत है, उनकी अप्रोच गलत है, उनकी स्ट्रेटेजी गलत है। उन्होंने एग्जाम को समझा ही नहीं, उन्होंने ट्रेंड एनालिसिस नहीं किए, उन्होंने क्वेश्चंस को ढंग से नहीं देखा, उन्होंने स्टार्टिंग ही गलत की। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं भाई जिसकी वजह से क्या होता है कि भाई आप गिव अप कर देते हो।
तो भाई डेडिकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई हाँ भाई हमें करना है और मैं करूंगा एंड तक। दूसरी चीज आती है आपकी डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन जो है ना, ये हमेशा आपको मोटिवेशन से ज्यादा रहता है। डिसिप्लिन आता है आपका कंसिस्टेंसी से, कि भाई हमें जो है एग्जाम निकालना है तो हम पढ़ेंगे। और कंसिस्टेंसी कहां से आती है? आपकी डेडिकेशन से। तो भाई मोटिवेशन कहां से आता है? मोटिवेशन आता है मूवीज से, बुक से, किसी के लेक्चर से, है ना? 2-4 घंटे का आता है, 2-4 दिन का आता है, 2-4 हफ्ते का भी हो सकता है। मुझे भी बाहुबली मूवी देख के आया था कि भाई मैं जिमिंग करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन नहीं हुआ, ज्यादा टाइम तक नहीं होता है ना। मोटिवेशन आपका इंटरनल होना चाहिए। इंटरनल मोटिवेशन हमेशा काम करेगा। मेरा क्या मोटिवेशन था मैं आपको बताता हूं। मेरा मोटिवेशन ये था कि भाई मेरे पापा थे राजपूताना राइफल्स में, ठीक है, 20 राजपूताना राइफल्स में थे। एनडीए मेरा क्लियर नहीं हुआ था, कई सारे उनके साथ के जो एनसीओस थे, जेसीओस थे, उनके बच्चों ने एनडीए वगैरह क्लियर किए, एंड देवर इन द एकेडमी, और कुछ जो है ऑफिसर वगैरह बन गए। तो ही यूज टू रिमाइंड मी, तो मुझे उनकी आंखों का वो सपना याद है, अभी भी याद है। अभी भी बेकार लगता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो मुझे ना 20 राजपूताना राइफल्स में ऐसा लेफ्टिनेंट सर्व करना था, ठीक है, इसी स्पेसिफिक यूनिट में मुझे जाना था ताकि मैं अपने पापा का नाम जो है रोशन कर सकूं। ये मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन था। ये मेरा मोटिवेशन तब से था भाई, जब से मैंने अपना होश संभाला था। कारगिल वॉर के बारे में न्यूज आती थी, पापा मेरे उस टाइम शायद कुपवाड़ा वगैरह में थे। तो तब से ही एक फैसिनेशन का क्रिएट हो गया था आर्म फोर्सेस के लिए। माय ब्रदर इज इन एयरफोर्स। एयरफोर्स के लिए इतना ज्यादा नहीं हुआ, आर्मी के लिए शुरू से रहा है। मेरे लिए ये मोटिवेशन था, मेरे लिए मोटिवेशन था कि भाई मुझे ये करना है, आई हैव टू बी देयर। मेरे पास इसके अलावा कुछ और है नहीं, मुझे करने को नहीं है। ये चीज हालांकि एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि प्लान भी नहीं था आपके पास में, गलत चीज थी, लेकिन ये मेरा फैसिनेशन था, ये मेरा ऑब्सेशन था, या फिर कह सकते हैं एक मेरा जुनून था कि भाई मुझे यहाँ जाना है। तो एक मोटिवेशन आपके पास होना चाहिए। ये मोटिवेशन आपको कुछ भी हो सकता है ना। हो सकता है कि भाई आपकी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो आपकी अच्छी ना हो, आपको उसको अपलिफ्ट करना है। बहुत बहुत बड़ा रीजन है। हो सकता है कि भाई आप अपनी जो लाइफस्टाइल है आप उससे खुश नहीं हो, आईटी वाली जॉब से खुश ना हो, आप उसको बढ़ाना चाहते हैं। पेज एंड पर्क्स तो आ ही जाती है ना, सोसाइटी की रिस्पेक्ट आ जाती है, ऐसे बहुत सारी चीज आती है। हमेशा एसएसबी में ना आपको रियल आंसर देने हैं, रील वाले आंसर नहीं देने। देश के लिए मरना मिटना है, कोई नहीं मरना मिटना चाहता, ना किसी को मरना मिटना चाहिए। सरकार इतनी ट्रेनिंग पे पैसे खर्च नहीं कर रही है कि भाई आप जाएं मेजर बनिए और आप क्या बोलते हो अपनी बेवकूफी की वजह से शहीद हो जाइए। नहीं, दिस इज रॉन्ग। आपको सामने वाले बंदे को मारना है ना, आपको उसको मारना है, आपको अपने सीने पे मेडल लगाना है, एज सिंपल एज दैट। आप कोशिश कीजिए कि आपकी तरफ से कैजुअलिटी ना हो, ये होना चाहिए। आपकी भी फैमिली है ना। तो वो फिल्मी बातें छोड़ दीजिए, रियल आंसर ढूंढिए कि रियल आंसर क्या है। तो भाई ये फैक्टर्स आपको मोटिवेट करते हैं, ये फैक्टर ही आपके अंदर डिसिप्लिन लाते हैं कि भाई हमें क्यों पढ़ना है, हमें क्यों एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है। और ये फैक्टर्स, अगर मैं कहूंगा, ये फैक्टर्स आपके एक तरीके से सेंस ऑफ पर्पस में आ जाते हैं। जब आपका सेंस ऑफ पर्पस वीक होता है ना, कि भाई किसी पड़ोसी को जवाब देना है, किसी और को करके दिखाना है, तो सेंस ऑफ पर्पस काफी वीक होता है। क्यों? क्योंकि वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है। मान लीजिए उस इंसान को फर्क ही नहीं पड़ रहा, आपकी लेफ्टिनेंट बन गए, तो फिर आप क्या करोगे? तो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट आएगा? नहीं आएगा। सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगा? नहीं आएगा। सेंस ऑफ अचीवमेंट, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट कब आएगा? जब आप अपनी कंडीशन सुधारेंगे, जब आप अपनी लाइफस्टाइल सुधारेंगे, जब आप अपने पेरेंट्स की आंखों में वो चमक देखेंगे, उनका सीना चौड़ा देखेंगे, है ना। अपने भाई बहन को आपको एजुकेशन अच्छी दिलानी है, आपका सिर्फ रिसोर्सेज नहीं है, सारे रिसोर्सेज आपके ऊपर घर वालों ने लगा दिए कि भाई ये घर का बड़ा बेटा है, बड़ा बेटी है, ये ही हमारा नाम रोशन करेगा, करेगी। तो फिर सेंस ऑफ पर्पस जो है आपका बहुत स्ट्रांग हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, आपसे भी बड़ा हो जाता है ना। फिर वो रील्स वाला नहीं रह जाता, वो रियल होता है। और रियल चीज को भाई फॉलो करना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, इसको अच्छे से समझना, इसको अच्छे से सुनना, ठीक है। इसको रात को ना आंखें बंद करके अच्छे से समझोगे ना, तो ये चीज समझ में आएगी कि भाई मेरा सेंस ऑफ पर्पस क्या है, मैं क्यों हूं यहाँ पर, और क्यों मुझे एकेडमी जाना, ठीक है। ये सेंस ऑफ पर्पस ना आपको सुबह 4 बजे उठा देगा, ये आपको सोने नहीं देगा, ये आपको चैन की नींद नहीं मिलने देगा, है ना। तो ये सेंस ऑफ पर्पस होना चाहिए। ओके, अब इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या आता है? इस बाद दूसरा पॉइंट आता है आपका कि भाई प्लान ए और सॉरी एंड
प्लान बी, इनके बीच में आपको एक क्लियर डिस्टिंक्शन होना चाहिए। पहले हम प्लान ए की डिस्टिंक्शन की बात कर रहे हैं। प्लान ए मतलब कि एग्जाम, एग्जाम मतलब कि आपका सीडीएस हो गया, एसएससी भी हो गया, रेलवेज भी हो गया, ठीक है, और भी अलग अलग एग्जाम हो गए। आपने इन सब की खिचड़ी बना रखी है और आप इन्हीं सब में आपस में जूझ रहे हैं। हर एग्जाम की स्ट्रेटजी जो होती है कॉमन नहीं होती, अलग अलग स्ट्रेटेजीज होती हैं, अलग अलग कट ऑफ्स होते हैं, अलग अलग मार्किंग थीम होती है। सिलेबस काफी हद तक कईयों में कॉमन होता है, लेकिन अगेन इट इज अ बिट डिफरेंट। आपको एक अलग अप्रोच से करना ही पड़ेगा, एक अलग अप्रोच से आपको एग्जाम में जाना ही पड़ेगा, नहीं तो आप सारे एग्जाम्स में एक चीजें फॉलो नहीं कर सकते। कई बच्चों के मैसेज आते हैं, सर मैं सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, क्या आपको कोर्स लेने से दोनों चीजें हो जाएंगी? मैं साफ साफ बोलता हूँ नहीं भाई, दोनों चीजें नहीं होंगी। एसएससी का कोर्स लेना है, एसएससी की प्रिपरेशन करनी है, दूसरे टीचर पे चाहिए, मैं वो नहीं कर पाता, है ना। सीडीएस का करना है, एनडीए का करना है, इवन सीएपीएफ का करना है, तो मेरे पास आइए, मैं आपको करवा दूं। ठीक, तो ये पहली चीज तो आपको प्लान ए में समझ में आना चाहिए। अब प्लान ए और प्लान बी के बीच में आपका ओवरलैप नहीं होना चाहिए। ओवरलैप मतलब क्या? आपका प्लान बी क्या है? आपका प्लान बी है कि भाई जो भी आप अभी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप आईटी में हैं, कॉर्पोरेट में हैं, आपको अलग अलग कोर्सेज भी करने हैं, आपको प्रमोशन भी चाहिए, आपको अपना 100% यहां देना है, तो भाई यहां पर प्लान ए जो आपका सीडीएस है, यहां पर आप फिर 100% नहीं दे पाए, इवन आप 50-50 भी नहीं कर पाए। यहां पर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल तरीके से बोलूं तो यहां पर आपको बेयर मिनिमम करना पड़ेगा। आपको इतना करना पड़ेगा कि भाई आपकी जॉब जो है चलती रहे, है ना। आप दोनों में से एक ही चीज कर सकते हैं, या तो फिर आप यहां ध्यान दीजिए या फिर यहां ध्यान दीजिए। अगर आप दोनों को बैलेंस करें तो किसी एक में तो आपको बेयर मिनिमम करना पड़ेगा। इसमें आप करना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि आपके सपने टूट जाएंगे, आप एग्जाम नहीं क्लियर कर पाएंगे। इसमें आप कर सकते हो, क्यों? क्योंकि आपको इस जॉब से बाहर निकलना है, इस सिचुएशन से बाहर निकलना है ना। आपको इस जॉब में जाना है, तो जब आपको यहां से स्विच करके यहां जाना है, तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर आप कम से कम में काम चलाइए, ओवरलैपिंग मत होने दीजिए, क्लियर डिस्टिंक्शन मेंटेन करके रखिए। आपको चीजों को प्रायोरिटाइज करके रखना पड़ेगा कि भाई सीडीएस हमारी प्रायोरिटी है। सीडीएस अगर मेरी प्रायोरिटी है तो बाकी चीजें, सब चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं, घूमना फिरना, मूवी देखना, सब कुछ सेकेंडरी हो जाता है, खासकर दूसरी जॉब, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। अरे क्या, फिर जैसा मैंने बताया, कम्यूट वाला टाइम होता है आपका, बाकी जो टाइम होते हैं रिकॉर्डेड क्लास सुनिए, करंट अफेयर्स का रिवीजन कीजिए। आपका जो रिवीजन है ना, ये आपका एंडलेस चलना चाहिए, है ना। इसको आप क्या करिए, इसको आप चलाते रहिए, चलाते रहिए, चलाते रहिए। रिवीजन अगर आपका एंडलेस नहीं होगा, क्वेश्चन सॉल्विंग अगर आपकी एंडलेस नहीं होगी, आपने एक बार पढ़ा, दो बार पढ़ा और सोचे बस काफी है, तो भाई इससे काम नहीं चलेगा। ये तो आपके एकदम कांस्टेंट मोड में चलना चाहिए, दिमाग में चीजें बैठ जानी चाहिए। एक प्लानिंग आपकी होनी चाहिए। प्लानिंग कैसी होनी चाहिए? प्लानिंग आपको पहले से करनी चाहिए कि भाई आपकी एक महीने की प्लानिंग क्या है। एक महीने में होते हैं 4 हफ्ते, और हर वीक की आपकी प्लानिंग अलग होनी चाहिए। अब ये जो प्लानिंग है ना, ये प्लानिंग भी लेकिन आपकी फिक्स्ड यानी कि रिजिड नहीं होनी चाहिए। हमने क्या किया, हमने वीक 1 में एक प्लानिंग बनाई कि पॉलिटी के हम क्या करेंगे, पॉलिटी के हम 5 चैप्टर्स कवर करेंगे, है ना। मैथ्स के हम क्या करेंगे, मैथ्स के हम 2 टॉपिक्स कवर करेंगे, इंग्लिश के हम हो सकता है 3 टॉपिक्स कवर करें। अब इसमें से अगर आप 80 से लेके 90% तक भी फुलफिल करते हैं, देन इट्स क्वाइट गुड। बाकी को आप क्या कीजिए, बाकी को आप वीक 2 में ट्रांसफर कर दीजिए। इसमें आपने 4 चैप्टर्स किए, इसमें आपने एक ही टॉपिक किया, इसमें आपने 2 किए, तो इट्स ऑल राइट, आप इनको ट्रांसफर कर दीजिए वीक 2 में। अगर मंथ के एंड में आपका 90% या 80% भी अगर आपका गोल पूरा हो रहा है, सिलेबस पूरा हो रहा है, देन इट्स क्वाइट गुड। सही है, सही जा रहे हो, गलत नहीं जा रहे हो। 100% कोई नहीं करता, 100% हो भी नहीं पाता, बहुत सारी सिचुएशंस आ जाती हैं, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, प्लानिंग, और प्लानिंग के साथ साथ इम्प्रोवाइजेशन। ठीक है, रिजिड नहीं होना है, फ्लेक्सिबल रहना है अपनी अप्रोच में। ये आप लोगों को भी पता है कि भाई एक अच्छे लीडर की निशानी क्या है। अच्छे लीडर की निशानी है कि वो रिजिड नहीं होता, वो मौके के हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी अपना के रखता है, लचीलापन होता है उसके अंदर, प्लान को देखता है, सोचता है, समझता है, इम्प्रोवाइजेशन की जरूरत होती है वहां इम्प्रोवाइज करता है और चेंज करता रहता है ना। और फिर उसके बाद में आता है आखिरी में आपका स्वॉट एनालिसिस। आपको सब्जेक्ट के हिसाब से अपनी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट आपकी स्ट्रेंथ है, कौन सा आपकी वीकनेस है, कौन सा सब्जेक्ट आपको अपॉर्चुनिटीज दे रहा है और कौन सा थ्रेट है। सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल आपका स्ट्रेंथ वाला हो गया, जीके की बात करता हूं, जैसे मैं जीके में बात करता हूं, तो भाई आपका साइंस जो है स्ट्रेंथ है।
क्या साइंस आपकी अपॉर्चुनिटी भी है, मतलब 30 क्वेश्चन है तो हाँ अपॉर्चुनिटी की तरह भी ट्रीट हो रहा है। लेकिन फिर हम बात करते हैं, मान लीजिए पॉलिटी, पॉलिटी में कितने क्वेश्चन आते हैं, बिलो 10, लेकिन क्या अपॉर्चुनिटी है, थोड़ा बहुत, है ना। लेकिन करंट अफेयर्स, क्या करंट अफेयर्स आपकी स्ट्रेंथ है, फॉर एग्जाम्पल आपकी वीकनेस है, और वीकनेस है तो वो आपके लिए थ्रेट हुआ, क्यों, क्योंकि इसके क्वेश्चंस आते हैं अराउंड 30, 25, 30। तो इस तरीके से आपको अपना शॉर्ट एनालिसिस भी करना है, इसको लेके मैं एक डिफरेंट वीडियो डाल दूंगा जो चीजों को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देगा। तो ये तो था भाई हमारा कैसे आपको बैलेंस करना है। अब मैं बात करता हूं अपकमिंग कोर्स के बारे में। सीडीएस 1 2024 का जो कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स है, वो स्टार्ट होगा 3 अक्टूबर से, और चलेगा आपका कितना, 31 दिसंबर तक 2023। ये है आपका फर्स्ट फेज। उसके बाद 3 महीने का रहेगा गैप, जनवरी से लेके मार्च तक आपका यही सेम सिलेबस आपकी बैच 2 के लिए रहेगी। ये आपका बैच 1 है। और फिर 1 अप्रैल से लेके 20 अप्रैल तक, क्योंकि 21 को आपका एग्जाम है ना, सीडीएस का एनडीए का, दोनों का एग्जाम 21 को है। तो 1 अप्रैल को दोनों बैचेस आपके मर्ज हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, और फिर चलेगी आपकी इंटेंस रिवीजन प्लस क्यूएस। क्यूएस कौन से, हमारे पास तकरीबन 5,000 6,000 से ज्यादा क्वेश्चंस हैं यूपीएससी लेवल के, अच्छे अच्छे लेवल के हैं, आपको फील गुड कराने के लिए। नॉर्मल लेवल के क्वेश्चंस नहीं है, काफी यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस हैं, आप चाहें तो अभी पिछले वीडियोस में देखिए, काफी बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो ये रहेंगे हमारे पास में, ठीक है। पूरे बैच में आपको बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं है, रिटन नोट्स प्लस पीडीएफ अवेलेबल है थ्रू आउट, ठीक है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। आप आपके पास एनी टाइम एनीवेयर का एक्सेस रहेगा पूरे 1 साल के लिए, ठीक है। मतलब CDS 2 2024 तक आप इन रिकॉर्डेड लेक्चर्स को यूज कर सकते हो, कितनी बार भी देखना है, ठीक है। और रिटन नोट्स और पीडीएफ तो रहेंगे, मतलब आपको मुश्किल से 1 या 2 बुक्स खरीदने की जरूरत पड़े, उसके अलावा आपको बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बढ़िया से नोट्स हैं, बढ़िया सा पीडीएफ से सब कुछ अवेलेबल है। 61.66% क्वेश्चंस हमारी क्लासरूम टीचिंग से, क्वेश्चन सॉल्विंग से और नोट्स वगैरह से इस बार CDS 2 2023 में आए थे, ठीक है। आप 3 तरीके से एनरोल कर सकते हैं। पहला है ऑल सब्जेक्ट्स। ऑल सब्जेक्ट्स का जो फिनोमेना है, जो प्रोसेस है, ये आपका IMA, AFA, INA तीनों के लिए है। दूसरा, सॉरी, दूसरा आता है हमारा क्या, दूसरा आता है हमारा OTA, है ना। OTA में क्या आता है, OTA में आता है इंग्लिश प्लस जीके, ये एनरोल कर सकते हैं आप। और तीसरा आता है मैथ्स ओनली, आप इसके लिए भी एनरोल कर सकते हैं। तीनों के लिए फीस अलग है। ऑल सब्जेक्ट्स के लिए 4800 है, OTA के लिए 3500 है, और मैथ्स के लिए 1500 है। मैथ्स की फैकल्टी अलग है, दैट इज आर्यन मंजू भदौरिया, और इंग्लिश और जीके जो है वो मैं पढ़ा, ठीक है। सारी इसके रिलेशन में जो भी डिटेल्स हैं, फर्दर जो भी डिटेल्स हैं, वो आप इंस्टाग्राम पे हमारे पेज पर जाइए और आपको पिंड पोस्ट में सारी डिटेल्स मिल जाए, ठीक है। आपको फिर भी ये नहीं मिल रही है तो आप 8839961158 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, उसमें एनरोलमेंट कैसे करना है, कैसे क्या होगा, वो सारी डिटेल्स है, तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग जानते ही हैं मेरे बारे में, मैं उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है। बस मैं यही कहूंगा कि अगर आप सीडीएस का ये वाला बैच लेते हैं तो आपके पास में स्पेयर में जनवरी से लेके मार्च तक का एक्स्ट्रा टाइम रहेगा, और इस एक्स्ट्रा टाइम में आपने जो भी क्लासेस अपने अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक कवर किया, आप उनको दोबारा से देख सकते हैं। मतलब 3 महीने बहुत ज्यादा हो जाते हैं रिवाइज करने के लिए, रिविजन करने के लिए। व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आप हमेशा क्वेश्चंस कभी भी पूछ सकते हैं। क्लास में 2 वे कम्युनिकेशन होता है, मतलब यू कैन एनी टाइम डिसरप्ट मी एंड आस्क द क्वेश्चंस। ऐसा नहीं है कि भाई नहीं 1 वे हो रहा है, मैं ही पढ़ाता जा रहा हूँ और आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ऐसा नहीं होता भाई। मैं सारी चीजें लेता हूँ, और बैच की स्ट्रेंथ भी लिमिटेड रहती है, सो दैट आई कैन फोकस ऑन ईच एंड एवरी स्टूडेंट, ठीक है। तो सारी डिटेल्स आपको मिली जाएंगी, और अगर आपको मेरे पॉडकास्ट सुनने हैं तो वो आपको स्पॉटिफाई पे मिल जाएंगे, इनकी लिंक ग्रुप डिस्कशन में है नीचे की तरफ। एंड आई गेस दैट्स इट। अब काफी सारे वीडियो स्ट्रेटेजी को लेके और भी आगे आते रहेंगे, ठीक है। चलिए मित्रों, जय हिंद।